हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन का ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि आज के सेशन का आप लोग देखेंगे, सेकंड वीडियो ये होगी और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी क्योंकि आज के वीडियो में पूरे 40 प्रश्नों की श्रृंखला होगी और 40 प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगी, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक आप कवर करिएगा। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 51। आपको बता दें जो आपका अनुच्छेद 40 है ना दोस्तों, यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह जो है ना ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंध रखता है, जो अनुच्छेद आपका 40 है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर प्रश्न की। सेकंड नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। याद रखिएगा जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, मतलब कि जो जैविक कीटनाशक को खत्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। नीम है, देवदार है, चीड़ है, ओक है। किस जिस चीज को कब बोलते हैं दोस्तों, कौन से ऐसे वृक्ष को बोलते हैं जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक कहलाता है। आपको बता दें जो आपका प्राकृतिक कीटनाशक के नाम से हम जानते हैं दोस्तों, नीम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रीवियस ईयर का बना हुआ प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको नापने का जो यंत्र होता है, इसकी प्रवृत्ति जो होती है भूकंप लेख मापी उसे बोलते हैं। लेकिन याद रखेंगे तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो याद रखेंगे वनों में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको शिकार से रोकने के लिए, उनको उनके मृत्यु से बचाने के लिए यह वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। और यह लाया गया कब दोस्तों, तो 1972 में लाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद 1 साल बाद आया आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बहुत ज्यादा पूछता है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना प्यारे, ये कब आया, 1973 में आया। कब आया दोस्तों, 1973 में आया। और यहीं से प्रश्न बनता है कि जल प्रदूषण अधिनियम कब आया। तो याद रखिएगा जल प्रदूषण अधिनियम के बारे में बात करें ना प्यारे, तो तुरंत कहिएगा कि जल प्रदूषण अधिनियम आपका 1974 में आया। कब आया, 1974 में आया। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें ना प्यारे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहां से प्रश्न ये भी बनता है कि एक सिंह के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें एक सिंह के गैंडे हो गया या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये कहां का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो असम राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, ये आपको बताना है। राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है कि आपका विब्रियो कातेरी है कि आपका खमीर है, क्या है। तो दूध से जो दही बनाने की जो सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। याद रखेंगे जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है ना, यह दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह जो विधि होती है ना, एक किण्वन विधि से प्रचलित होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है। तो याद रखेंगे वायुमंडल के स्तर को 5 भागों में बांटा गया है। और पृथ्वी तल के सबसे नीचे का जो मंडल है ना, मतलब पास का जो मंडल है ना, उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जो क्षोभ मंडल होता है ना, इसमें मौसमी संबंधित घटनाएं घटित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुहरा होना, सब चीजें बदल का बनना, कुहरा का होना, बारिश का होना, बिजली का तड़कना, सब घटना क्षोभ मंडल में घटित होती है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, ये आपको बताना है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो याद रखेंगे जो आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लोकतांत्रिक बनाने की जो प्रवृत्ति थी वह स्टार्ट की, मतलब कि प्रारंभ की गई थी। उसी दिन से 2 दिन पहले आपका 24 जनवरी 1950 को याद रखेंगे संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। जनगण मन अधिनायक को अपनाने का काम किया था। याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, ये आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, मैंने कई बार इस चीज को बता दिया है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों 5 है। कौन कौन से दोस्तों हैं सदस्य हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा अमेरिका है, आपका क्या है दोस्तों रूस है, आपका चीन है, आपका फ्रांस है, और प्यारे एक बात और याद रखिएगा आपका ब्रिटेन या इंग्लैंड है। इस बात को याद रखेंगे, ये पांचों जो देश है ना दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपके अस्थायी सदस्य हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे देखेंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ना, वह राजस्थान के अलवर जिला में है, ये बात को याद रखेंगे। तो राजस्थान का अलवर जिला, ये आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान का जो अलवर जिला है ना दोस्तों, ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है दोस्तों, एक दिशी होता है। और आपको एक बात और बता दूं, लिंडमैन के ऊर्जा का नियम आप लोग जानते होंगे, केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 90% ऊर्जा हानि हो जाती है या खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बिल्कुल एक बार नहीं कई बार बताए हैं, प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है कि जो गंगा नदी है ना, वह गंगोत्री ग्लेशियर इसका उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग प्यारे लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और अंत में वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आपने सही कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे प्यारे 13 नंबर प्रश्न की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 2 बार ये प्रश्न बन चुका है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वह 78.9% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आप लोग ये देख रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा 21% है दोस्तों, या 20.95% भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। आगे देखिएगा 0.03 या 0.034% जो होती है ना, CO2 की मात्रा पाई जाती है। और याद रखेंगे आर्गन की मात्रा जो वायुमंडल में होती है 0.93% पाई जाती है। तो ठीक है नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो आपको बिल्कुल बताना है कि 78%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार तो एक प्रश्न ऐसा बना था ना कि अपने वायुमंडल में किन दो गैसों का मिश्रण 99% है। तो आपको पता है ना कि 78% क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है। तो दोनों कितनी परसेंट, 99% आपके पूर्ण हो जाते हैं। तो यही आपका ऑप्शन उसमें सही था। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा जरूर से जरूर। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सागर सबसे अधिक खारा है। तो याद रखेंगे जो सबसे अधिक खारा, मतलब खारा कौन होगा जिसमें आपके नमक की मात्रा, NaCl की मात्रा, साल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। तो याद रखेंगे लाल सागर, मृत सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। मृत सागर में याद रखेंगे इसको, इसमें जो याद रखेंगे लवण की मात्रा, नमक या साल्ट की मात्रा काफी ज्यादा है, इसी कारण इसमें कोई व्यक्ति जल्दी डूबता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको डेथ सी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 15 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं। तो टाइगर स्टेट के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न ये आपका कह रहा है कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। मैंने एक बार नहीं कई बार बताया प्रश्न को, ये चूंकि प्रश्न बना नहीं है लेकिन चर्चाओं में बहुत ज्यादा रहता है। तो याद रखेंगे हिमानी द्वारा जो निर्माण होता है ना, यू आकार की घाटी का होता है। किसका दोस्तों, यू आकार की घाटी का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी होती है। तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस होती है ना, सबसे अधिक मात्रा भी इसकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों, इसको CO2 बोलते हैं दोस्तों। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके माध्यम से होता है। तो याद रखेंगे जो जल का जो परिवहन होता है ना, वो किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से दोस्तों,
दोस्तों, याद रखेंगे जाइलम के माध्यम से होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे जाइलम, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। इसी के माध्यम से पौधों में जल का परिवहन होता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं ध्रुव तारा किस तारे को बोलते हैं। बिल्कुल आप लोगों को पता है ना कि ध्रुव तारा उत्तरी तारे को बोलते हैं। याद रखेंगे कौन से तारे को दोस्तों, तो याद रखेंगे उत्तरी तारे को कौन क्या धारा बोलते हैं, तारे बोलते हैं, तो ध्रुव तारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मकर रेखा का मान क्या होता है ये आपको बताना है। याद रखेंगे जो मकर रेखा होती है ना, आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा का संबंध 23.5 डिग्री से होता है। याद रखेंगे 23.5 डिग्री से होता है। लेकिन आपको यही बताना है दोस्तों कि 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या बोलेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलेंगे। आपको बता दें 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा बोलते हैं। याद रखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और आप लोग याद रखेंगे 23.5 डिग्री क्या उत्तरी को क्या बोलेंगे, उत्तरी को बोलेंगे जो आप लोग क्या बोलेंगे, इसको कर्क रेखा बोलेंगे। क्या, कर्क रेखा बोलेंगे। चलिए आपको बता दें मकर रेखा का मान क्या होगा, तो 23.5 डिग्री। याद रखेंगे दक्षिणी मतलब क्या होगा दोस्तों, साउथ। यस वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल तरीके से चीज़ों को अगर आप लोग कवर करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल सही से समझ में आएगी। आगे देखते हैं कि पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित होता है। तो याद रखेंगे पुष्कर मेला एक बार तो आपको बताया नहीं, कई बार बता दिया। राजस्थान का अजमेर पुष्कर मेला के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का अजमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा, बिल्कुल बहुत बार मैंने बताया जेट्रोफा के बीज से बायोडीजल तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है ना दोस्तों, यह आपका नागपुर में है। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे नागपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विश्व जल दिवस होता है ना दोस्तों, वो कब मनाते हैं। तो याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे जो आपका प्रत्येक चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 जून को क्या मनाते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा और बताना होगा। 5 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, ये आप लोग बताइएगा। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरीके को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। याद रखेंगे ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें जो हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे निष्कासित करते हैं, याद रखेंगे हरे पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, O2 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। बिल्कुल 2-3 दिसंबर, याद रखेंगे 2 दिसंबर की रात्रि 1984 में याद रखेंगे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और MIC के रिसाव के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल। बिल्कुल कई बार बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करते हैं समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको पता भी है जो समुद्री शैवाल होता है ना, वह बिल्कुल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये बातें याद रखेंगे किसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो मिनीमाता रोग होता है ना, वो कौन सी मछली खाने से होता है, या किसके जिसमें अधिक मात्रा में कौन सा रसायन पाया जाता है उस मछली में, तो आपको मिनीमाता रोग होता है। तो बिल्कुल आपको पता भी होना चाहिए और बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को अगर पढ़िएगा आपको मिलेगा पारा मरकरी Hg जो भी कुछ हो दोस्तों, याद रखेंगे इसकी अधिकता से आपके व्यक्ति के अंदर क्या होता है, मिनीमाता रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल आपको बताना होगा। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। प्रश्न आपका बन चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। याद रखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए आपका ये क्या है, यही आपको बताना होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे रिड्यूज से मतलब है, याद रखेंगे 3R से इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता क्या है ये आपको बताना है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो 3R होता है ना प्यारे, इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज। क्या होता है, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि रिड्यूज, रिसाइकिल और
और रीयूज, जो ऑप्शन नंबर ए सही है ना दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यही बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है ना, रीयूज का मतलब याद रखेंगे कम करना, याद रखेंगे कम करना। और याद रखेंगे रिसाइकिल का मतलब होता है पुनःचक्रण, क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है पुनःचक्रण। और याद रखेंगे रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग, याद रखेंगे इसका मतलब क्या होता है पुनः उपयोग करना। तो अगर ये तीन चीजें हम करते हैं तो पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण वो चीजें हो जाती है जिसका हम उपयोग करके उसको बीगते नहीं है, पुनः उसका हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहू किस राज्य का त्योहार है, असम की बहुप्रसिद्ध असम का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी की कमी से कौन सी सी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है, ये याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको एक बात और बता रहे हैं कि विटामिन सी जो होती है ना एक खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, कब में दोस्तों, याद रखेंगे खट्टे खाद्य पदार्थों में, जो खट्टे खाने वाले जो आपके पदार्थ है ना उनमें पाया जाता है आपका विटामिन सी, याद रखेंगे, ये बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, यह आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है और आपको पता है कि इन पे पिक्चर भी बन चुकी है। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। अगर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो जो प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत समुद्री जल, वर्षा का जल, याद रखेंगे कि आपका पर्यावरण होता है कि हरे पौधे होते हैं, आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन ही मुख्य स्रोत होता है प्रकृति में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर की हम बात करते हैं। 36 नंबर प्रश्न ए कह रहा है ना आपका कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो सौर सेल होता है ना ये यंत्र है, सौर सेल द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो याद रखेंगे जब हम प्रकाश ऊर्जा को, याद रखेंगे जो प्रकाश होता है ना प्रकाश को हम लोग सौर सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं किसमें दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है ना दोस्तों उसको टेसू या पतास के नाम से हम लोग जानते हैं, पतास नहीं पलाश बोलते हैं इसको, याद रखेंगे पलाश बोलते हैं, बिल्कुल ये बात याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत कम समय में हम प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट की तरह इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचा दीजिएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है ये आपको बताना है, समुद्र में भूकंप, चंद्रमा का आकर्षण, भारी वर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट, क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे सुनामी का जो मुख्य कारण होता है ना समुद्र में भूकंप के कारण ही सुनामी आती है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है दोस्तों, उत्तराखंड में है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और आज की वीडियो का लास्ट नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल वायुदाब को हम कैसे नापते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे बैरोमीटर के नाम से नापते हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर से क्या नापते हैं दोस्तों, तो तापमान मापने का काम करते हैं। और याद रखेंगे सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, भूकंप तीव्रता को नापते हैं। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को नापते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक चीजों को याद रखेंगे, प्रत्येक चीजों को ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। अंतिम में हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दीजिए आज की वीडियो से विदा, थैंक फॉर वॉचिंग।